हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड आप लोगों से मैंने जो पहले चैप्टर पढ़ाया दैट इज़ क्लास 9 NCERT, जिसमें कि हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। 5th चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड हम लोगों ने 10 इसमें स्लाइड्स पढ़ी थी, जिसमें कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाइपोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको समझा चुकी हूँ और मैंने आपको ये स्ट्रक्चर भी दिखाया था सेल का। और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें कि वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। दिस इज़ दैट। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। तो आप ये देखिए, ओके, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है अमीबा टाइप, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना कैसे अंदर लेंगे? उनके पास हाथ पैर तो नहीं है, ठीक है, और तो उनका जो खाने का लेने का तरीका है वो एनगल्फ करते हैं, यानी कि अपने अंदर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ सकता है, अगर आप देखना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो अमीबा जो है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, मतलब मटेरियल को। तो आप ये देखिए कि ये हमारे पास आउटसाइड सेल है, ये साइटोप्लाज्म है पिंक कलर का, और दिस इज़ द फूड मटेरियल। ये जो आपको फूड मटेरियल दिख रहा है पर्पल कलर का, ये अंदर आया और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करके, और ये ये देखिए यहाँ अंदर एंटर हो गया और वेसिकल ने उसको अपने अंदर ले लिया है। तो नाउ दे कैन डाइजेस्ट द फूड और उसकी इनटेक हो गया है। तो इनटेक कैसे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म इनसाइड सेल है पिंक कलर का, रेडिश पिंक। बाहर जो ब्लू है दैट इज़ आउटसाइड सेल। तो प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग ऑफ फूड जो है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की और डिफ्यूजन की, ठीक है। तो सब्सटेंस, जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन जो है वो आपने इससे पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है, और उसमें क्या मेन चीज़ है? उसमें मेन है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो वाटर जो है वो उससे डिफ्यूजन, वाटर में डिफ्यूजन हो सकता है, गैसेस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस। बट जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर में ही, मतलब लिक्विड्स में ही होता है, और इसमें हम बात करते हैं तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। इसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है रूट्स में, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। और मैंने यहाँ पे आपको सेल वॉल के अलावा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में भी लिखा हुआ है कि की डिफरेंस जो है ऑस्मोसिस के में, ये ऑस्मोसिस वाला नहीं, प्लाज्मोसिस आ गया, एक में प्लाज्मोसिस आ गया, ये आ गया। ये देखिए कि हम इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक इट्स मिस्ड समवेयर, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि सेल, इसमें ये देखिए सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है। ओके, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बात हो गई, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो प्लांट सेल जो होते हैं उनमें एक आउटसाइड रिजिड सेल के अंदर एक कवरिंग और होती है, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके आउटसाइड में सेल वॉल है। तो जो सेल प्लांट्स की सेल वॉल है वो कंपोज हो रखी है सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या चीज़ है? दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ जो है वो सेलुलोज से बना हुआ है। सेल वॉल जो है वो सेल वॉल जो है, और सेलुलोज जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मतलब उसका स्ट्रक्चर एक जैसा रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक नई चीज़ बात करते हैं, दैट इज़ प्लाज्मोलिसिस। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो जो वाटर है वो सेल्स का लूज होता है, वो श्रिंक कर जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से
और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। वो वापस नॉर्मल भी हो जाएगा जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस में क्या डिफरेंस है? ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। और प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, श्रिंकेज हो रही है, ठीक है। सेल्स जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल हो जाता है और श्रिंक हो जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स व्हेन द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल, ठीक है, और श्रिंक हो जाएगा। और प्लाज्मोलाइसिस का बेस्ट एग्जाम्पल जो है हम लोग का यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिकल्स में। हम जो अचार खाते हैं तो अचार बनता है ना, आपने देखा है अचार को अपने घर में, अचार खाते भी होंगे आप लोग। तो जो अचार में सॉल्ट डाला जाता है, ठीक है, स्पॉइलेज ना हो, तो वो जो है जो जर्म सेल्स है उसको प्लाज्मोलाइज किया जाता है। तो वाटर श्रिंक हो गया है। श्रिंक होने से क्या हो गया? पानी तो निकल गया, उसके अंदर सक कर लिया गया है, तो इसका मतलब वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, तो जो है ये सेल जो है वो श्रिंक कर रहा है। ये देखिए अंदर से ये श्रिंकेज हो रही है, देखिए छोटा हो गया सब कुछ, ठीक है, वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्जिट और फ्लैसिड के बारे में। टर्जिट का मतलब है कि जो ये नॉर्मल सेल आपको दिख रहा है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, नहीं सॉरी ये हार्ड हो गया है, बाहर से हार्ड हो गया है, और यहाँ पे जो है ये सॉफ्टनेस है फ्लैसिड में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या चीज़ होती है। जब हम सेल के बारे में, बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बात करें तो मेन ऑर्गन जो आता है, पार्ट होता है, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो सेल्स में होता है, ठीक है। इसकी डबल लेयर होती है जो कि उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो अलाउ करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर्स हैं और जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। डिवाइड मतलब सेल्स जैसे ह्यूमंस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमारे बच्चे होते हैं, एनिमल्स के बच्चे होते हैं, और या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एग्स देते हैं, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर सेल भी मल्टीप्लाई करता है, और उसके मल्टीप्लाई करने के लिए उसके पास डीएनए होना चाहिए। हमारे पास भी, हमारा भी डीएनए ही मल्टीप्लाई करता है मेन, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो एक नेक्स्ट जनरेशन में उसकी हेरिडिटी को कंटेन करने के लिए मेन है क्रोमोसोम्स, और वो किस के थ्रू मतलब जाता है, वो डीएनए के थ्रू। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और डीएनए मॉलिक्यूल्स में मेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कि कैसे ऑर्गन को कंस्ट्रक्ट करना है। और जो डीएनए का छोटा एक पार्ट ले लेंगे तो डेट इज जीन्स। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, ये रहा, ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और जो ये बीच में आपको गैप दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। बीच बीच में आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियर पोर। कि क्या अंदर आएगा क्या बाहर जाएगा वो सेल एक अपने में क्लियर कर लेता है न्यूक्लियस की मुझे क्या करना है। और रोल ऑफ न्यूक्लियस में आपको बता दिया, डिवाइड करने के लिए ही है। और अब हम नेक्स्ट लेंगे कि ये देखिए, अच्छा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियस, दिस इज़ द पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी बाहर साइड है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये कुछ राइबोसोम्स हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहले हम बाकी पार्ट्स की बात करें जो आपने पढ़ ली है कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस, ब्लू कलर वाला बीच में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है। साइटोप्लाज्म आपको ये बेज से पीच कलर का दिखाई दे रहा है। सेल मेम्ब्रेन ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस का रोल का हमने बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास न्यूक्लियस के